देखिए शुरू करें प्रकाश, सही है, बिल्कुल शुरू से ही। जैसे आपको प्रकाश के गुण मालूम है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण आदि गुण होते हैं, सही है। इसके बाद ये देखिए इस प्रकार से यदि प्रकाश किरणें आगे की ओर बढ़ने पर एक दूसरे के समीप आते जाएं, अर्थात इनके बीच की दूरी कम होती जाए, तो इस प्रकार की किरणों को अभिसारी किरणें कहते हैं। अभिसारी किरणें, सही है। और यदि आगे की ओर बढ़ाने पर प्रकाश किरणें फैलती जाएं, अर्थात इनके बीच की दूरी बढ़ती जाए, तो इस प्रकार की किरणों को अपसारी किरणें कहते हैं। अपसारी किरणें कहते हैं। और यदि प्रकाश किरणों के बीच की दूरी आगे के बढ़ाने पर प्रकाश किरणों के बीच की दूरी एक समान रहे, तो इस प्रकार की किरणों को समांतर किरणें कहते हैं। समांतर अब किरण या किरण पुंज, यहाँ भी अपसारी किरण पुंज और या अभिसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज 3 प्रकार के हुए, अभिसारी, अपसारी और समांतर। इसके बाद प्रतिबिंब। यदि किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु पर मिले या हमें मिलती हुई प्रतीत हो, तो उस दूसरे बिंदु को हम पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। तो यदि प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और यदि किरणें किसी दूसरे बिंदु पर हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसके आधार पर प्रतिबिंब 2 प्रकार के होंगे। पहला होगा आभासी प्रतिबिंब, यदि हमें मिलती हुई प्रतिबिंब प्रतीत हो तो आभासी प्रतिबिंब, और यदि किरणें वास्तव में मिलें तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इनकी पहचान क्या है कि कौन सा प्रतिबिंब वास्तविक है और कौन सा आभासी। तो आभासी प्रतिबिंब, क्या पहचान इसकी कि आभासी प्रतिबिंब प्रतीत होती है। अब हम कैसे पता करें कि मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं? किरणों को देख के किसी प्रतिबिंब को आप देख के नहीं बता सकते कि ये मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, सही है। पहचान है कि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होंगे, सदैव सीधे होंगे। अर्थात यदि मार्कर इस तरह है, सही है, वस्तु इस तरह से है, इसका कैप ऊपर है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा उसमें भी कैप ऊपर ही आएगा, सही है। तो ये आभासी प्रतिबिंब की पहचान है कि वो सदैव, पहली बात है सदैव सीधे होंगे। दूसरा, इन्हें पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इन्हें पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को आप पर्दे पर नहीं ले सकते। पर्दे पर नहीं ले सकते मतलब क्या है इसका कि यदि जैसे आप दर्पण के आगे खड़े हैं, दर्पण के आप आगे खड़े हैं, सही है, और यदि हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखें तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम यहाँ पर हैं,
हम यहाँ पर नहीं है, हमारा प्रतिबिंब यहाँ हमें अपने आप को दिखाई देता है। यदि कोई व्यक्ति पीछे जाए, ये आपका प्रतिबिंब कहाँ है, तो क्या उसको आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा? नहीं देगा, पहली बात। यदि मैं यहाँ पर कोई पर्दा टांग दूं तो क्या इसका यहाँ पर कोई प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा। आप सीधे खड़े हैं, यानी कि इस आपका जो प्रतिबिंब है किसी पर्दे पर नहीं ले पा रहे हम। आपका सिर ऊपर है, पैर नीचे है, तो इस प्रतिबिंब का भी सिर ऊपर है, पैर नीचे है, अर्थात ये प्रतिबिंब सीधा है और इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। सही है, इसीलिए ये आभासी प्रतिबिंब है। सही है, इस आभासी प्रतिबिंब को केवल हम देख सकते हैं, हम दिखाई तो दे रहा है, और इस प्रतिबिंब का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक कि हम इस दर्पण के आगे हैं। जब तक कि वस्तु है, वस्तु गई प्रतिबिंब भी गायब। सही है, तो ये है आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं? सदैव सीधे होंगे और इन्हें पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, सदैव उल्टे होते हैं। इन्हें हम डायरेक्ट नहीं देख सकते। जैसे हमने दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें डायरेक्ट हम अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन इन वास्तविक प्रतिबिंब को हम डायरेक्ट नहीं देख सकते। इन्हें पर्दे पर लेकर, पर्दे पर पहले इस वास्तविक प्रतिबिंब को आप पहले पर्दे पर बनाएंगे। इन्हें पर्दे पर लेकर देखा जा सकता है। इन्हें जब हम किसी पर्दे पर लेंगे तभी हम देख सकते हैं। पर्दे का मतलब क्या है? आपने देखा होगा, यदि हम लेंस ले लें, उत्तल लेंस, सही है, सूर्य की किरणें आ रही हैं, आपने लेंस से कागज़ जलाया होगा। सही है, जब लेंस से कागज़ जलाते हैं, उत्तल लेंस होता है उसमें, और उत्तल लेंस से कागज़ रखा, सही है, और फिर कागज़ पर हम इस तरह फोकस करते हैं कि एक पॉइंट सा बन जाए, बस छोटा सा पॉइंट बनाते हैं। अच्छा, जो छोटा सा पॉइंट है वो क्या है? ये छोटा सा जो पॉइंट है ये सूर्य का प्रतिबिंब है, सूर्य का प्रतिबिंब है। और इसको हम पहले पर्दे पर ले रहे हैं। कागज एक तरह का पर्दा ही तो है। आप कागज की जगह अपना हाथ में कर लो, अपना हाथ लगा लो, तो जो पॉइंट से आपके हाथ पर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो बन गया। तो वो जो पॉइंट बन रहा है वो सूर्य का प्रतिबिंब बन रहा है। यदि मैं हाथ हटा दूं हवा में, अब बताऊं कहां कहीं पॉइंट दिखाई देगा? वो पॉइंट नहीं बनेगा। यानी कि उस पॉइंट को, यानी कि उस सूर्य के प्रतिबिंब को देखने के लिए पहले हमें पर्दे पर बनाना होगा। सही है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या होंगे? सदैव उल्टे होते हैं। जैसे हम कैमरे से फोटो खींचते हैं, जब हम कैमरे से फोटो खींचते हैं तो पहले नेगेटिव चला करते थे, नेगेटिव चलते थे, तो हमारा फोटो उस नेगेटिव पर आता था, और उस नेगेटिव पर जो प्रतिबिंब आता था वो नेगेटिव एक प्रकार से पर्दा, उस पर हमारा फोटो उल्टा बनता था, हमारा चित्र उल्टा बना, तभी उसके कहते थे नेगेटिव, मतलब उल्टा। और फिर नेगेटिव को फिर एक बार और उल्टा करते थे तो पॉजिटिव बनता था। सही है, आप देख लें आजकल भी मोबाइल में, मोबाइल से जब हम किसी का फोटो खींचते हैं तो मोबाइल में जो फोटो आता है वो उल्टा आता है। सही है, उल्टा उस पर आया और उल्टा आता, फिर कहते हो हम जब देखते हैं आप कहोगे वो तो सीधा हमें दिखाई देता है। अरे भाई, फोटो खींचने के बाद कुछ देर तक उसमें सॉफ्टवेयर पहले से ही पड़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर के थ्रू वो सॉफ्टवेयर उस प्रतिबिंब को फिर उल्टा करता है तो हमें सीधा दिखाई देता है। अभी आजकल तो बहुत प्रोसेसिंग, बहुत स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो खींचते ही तुरंत वो सीधा कर देता है। थोड़े जिनकी प्रोसेसिंग पावर कम थी उस वक्त फोटो खींचने के कुछ समय के बाद आता था वो फोटो हमारे सामने, वो प्रोसेस होने में समय लगता था। बात सही है। तो ये हम आपको देख रहे हैं, तो आपका प्रतिबिंब हमारे आंख की रेटिना पर बन रहा है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब, रेटिना एक प्रकार का पर्दा, तो आपका प्रतिबिंब हमारी आंख की रेटिना पर उल्टा बन रहा है। आप बैठे सीधे हो
हमारी आंख की रेटिना पे प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा, फिर हमारा जो दिमाग है वो प्रोसेस कर रहा है और फिर वो उस पर आंख पर बने प्रतिबिंब को उल्टा कर रहा है और तब हमें आप सीधा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है वास्तविक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के, आभासी और वास्तविक। इसके बाद प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश किसी तल से टकराता है, किसी चिकने तल से टकराता है, तो वापस उसी माध्यम में लौट जाए। प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे प्रकाश चिकना तल है, हम चिकने तल को मान लेते हैं ये दर्पण टाइप का जो कि परावर्तित करे। अब प्रकाश इस तल से टकराएगा, इस तल से टकराकर वापस इसी माध्यम में लौट जाएगा। ठीक है, तो इस तल से टकराकर वापस लौट गया, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो किरण आ रही है, इस किरण को आपतित किरण, आपतित किरण जिस तल से टकराती है, जिस तल से ये प्रकाश किरण टकराएगी, उस तल को परावर्तक तल, जिस पॉइंट पर टकराती है इसे आपतन बिंदु, टकरा के लौट गई, इसे कहेंगे हम परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर हम इस तल से लंब खींचेंगे, इस लंब को कहेंगे हम अभिलंब, अभिलंब, ये है अभिलंब आपतित किरण। नियम क्या है परावर्तन के? अब परावर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, इसे कहेंगे हम आपतन कोण। आपतन कोण को आई। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। सही है, परावर्तन कोण है आर। दूसरा नियम है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। सही है, तो ये परावर्तन के दो नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, और दूसरा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। एक क्वेश्चन, ये दर्पण, देखिए क्वेश्चन लेते आओ। समतल दर्पण, देखो समतल दर्पण तथा आपतित किरण के बीच, आपतित किरण के बीच कोण 30 अंश है। समतल दर्पण तथा आपतित किरण के बीच कोण 30 अंश है, तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच कोण कितना होगा? कितना हुआ बताइए, कितना हुआ? 120। इन्होंने जवाब दिया है कि 120 अंश।
सही कह रहे हैं, क्योंकि समतल दर्पण और आपतित किरण के बीच में कोण है ये 30 अंश। समतल दर्पण ये रहा, आपतित किरण ये रही, समतल दर्पण और आपतित किरण के बीच ये वाला कोण है 30 अंश। जब ये 30 अंश है तो ये कितना बचेगा, 60 अंश। हमने कहा आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कोण कितना होगा, आपतित किरण ये, परावर्तित किरण ये, आपतन कोण 60 तो परावर्तन कोण भी 60, 60 और 60 120, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कोण होगा 120 अंश। तो ये आपको देखना होगा क्वेश्चन में कि कोण किसके बीच में दे रखा है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में अच्छा ये कोण 30 है तो 30 का दूना कर लिए 60, आंसर लगा दिए 60 नहीं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण दे रखा है कि आपतित किरण और दर्पण के बीच में कोण दे रखा है। क्लियर है, आगे आप पढ़ते हैं। दर्पण दो प्रकार के, दर्पण दो प्रकार के, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। सही है, दर्पण दो प्रकार के होंगे, समतल होगा या फिर गोलीय दर्पण होगा। गोलीय दर्पण फिर दो प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दर्पण दो प्रकार के, अवतल और उत्तल। सही है, तो हम तीनों दर्पण, सबसे पहले हम ले रहे हैं समतल दर्पण के, सही है, फिर लेंगे हम अवतल, उसके बाद उत्तल। तो सबसे पहले समतल दर्पण वही जो हम लोग घरों में यूज करते हैं। तो समतल दर्पण, इसमें समतल दर्पण में 6-7 पॉइंट हैं, उसको लिखते चलें। नंबर 1, लिखते चलो, लिखा हुआ क्या, लिखा हुआ नहीं है ना, हाँ तो लिखते चलो आप। हाँ, नंबर 1, समतल दर्पण से, पहला पॉइंट है समतल दर्पण में कि समतल दर्पण से सदैव, समतल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। सही है। दूसरा पॉइंट, समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर तथा जिस लंबाई की वस्तु रखी होती है, समतल दर्पण के सामने, मैं लिखते रहा हूं, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर तथा जिस लंबाई की वस्तु रखी होती है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उतनी ही दूरी पर तथा उसी लंबाई का प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी और जितनी लंबाई की वस्तु रखी होगी, देखिए यदि ये दर्पण है, समतल दर्पण, यदि इसके सामने यहां पर वस्तु रखी है, x दूरी पर वस्तु रखी है
हाँ बोलिए। तो देखिए, दर्पण के सामने x दूरी पे वस्तु रखी है और y लंबाई की वस्तु है, तो दर्पण के पीछे x दूरी पर ही और y लंबाई का ही प्रतिबिंब बनेगा। तो जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, यदि वस्तु दर्पण के सामने u वेग से गति करे, यदि वस्तु दर्पण के सामने u वेग से गति करे तो उसका प्रतिबिंब भी u वेग से गति करेगा। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब भी u वेग से गति करेगा तथा दोनों का एक दूसरे के सापेक्ष वेग 2u होगा। सही है। देखिए, सापेक्ष वेग में हम क्या करते हैं कि यदि दो वस्तुएं एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलें तो सापेक्ष वेग निकालने के लिए हम जोड़ देते हैं। सॉरी, विपरीत दिशा में चलें तो सापेक्ष वेग निकालने के लिए जोड़ देते हैं, और यदि एक ही दिशा में चलें तो सापेक्ष वेग निकालने के लिए घटा देते हैं। अब ये बताइए, यदि वस्तु इधर u वेग से गति करे तो इसका जो प्रतिबिंब ये है, ये किधर गति करेगा, इधर कि इधर? इधर क्यों करेगा, इधर करेगा। जैसे जैसे वस्तु दर्पण की ओर आएगी प्रतिबिंब भी तो दर्पण की ओर ही आएगा। सही है। तो वस्तु चल रही है इधर तो प्रतिबिंब चल रहा है इधर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। सही है। तो इसका भी वेग u, इसका भी वेग u, लेकिन सापेक्ष वेग कितना हो गया, 2u। अब यदि यहीं पर यदि वस्तु दूर जाए, वस्तु u वेग से इधर जाए तो प्रतिबिंब किधर गति करेगा, प्रतिबिंब भी इधर ही गति करेगा। फिर प्रतिबिंब भी दूर जाएगा तो वस्तु चल रही है इधर और प्रतिबिंब चल रहा है इधर। इस स्थिति में भी एक दूसरे की अपोजिट हैं, और जब अपोजिट है तो इस स्थिति में भी सापेक्ष वेग कितना होगा, 2u। यानी कि यदि वस्तु दर्पण के सामने u वेग से गति कर रही है तो वस्तु और प्रतिबिंब का सापेक्ष वेग सदैव 2u ही होगा। चौथा पॉइंट, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। व्यक्ति की लंबाई की कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। यदि 5 फुट का व्यक्ति है तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम 2.5 फुट का तो दर्पण चाहिए। सही है। पांचवा, यदि दर्पण को
थीटा कोण से घुमा दिया जाए, यदि दर्पण को हम थीटा कोण से घुमा दें तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से, यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। इसका मतलब समझ में आया? कैसे? देखिए, इसकी तो आपने लिखा है कि दर्पण को थीटा कोण से, किसको घुमा रहे हैं हम? दर्पण को थीटा कोण से घुमा रहे हैं, तो परावर्तित किरण घूम रही है 2 थीटा से। कैसे? तो देखिए आप, जैसे आपने देखा होगा सूर्य से प्रकाश किरण आ रही है। हमने बचपन में खेला है कि सूर्य, दर्पण ले लेते हैं, घर का शीशा ले लिया और सूर्य का प्रकाश आ रहा है, दर्पण से टकराया और टकराने के बाद किसी दीवार पर चमक बनाता है जहां पर पड़ेगा। अब जो सूर्य से प्रकाश किरण आ रही है, क्या उसको तो हम नहीं बदल सकते, उसका मार्ग तो नहीं बदल सकते, लेकिन हमारे हाथ में जो दर्पण है, हम इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे तो घुमा सकते हैं। अब हम दर्पण को घुमाएंगे, किरण आ रही है ऐसे, गई ऐसे, हमने और घुमा दिया। अब तो यदि हम दर्पण को घुमा दें, क्या चमक वही बनेगी? चमक हो सकता है दूसरे स्थान पर बनेगी। तो जो परावर्तित किरण ये घूम गई, कितना घूमेगी? 2 थीटा। यदि दर्पण को घुमाएंगे हम थीटा, कैसे? तो देखिए, समतल दर्पण, आपतित किरण को नहीं बदल रहे हम, सही है? ये आपतित किरण ये आ रही है, आपतित किरण जिस पॉइंट पे ये किरण टकराएगी वहां पर हमने खींचा लंब, सही है? मान लीजिए ये कोण है 30 डिग्री, हमने इसको आपतित ए से मान लिया कि आपतित किरण है, ठीक है? जब आपतन कोण 30 है तो परावर्तन कोण कितना होगा? 30। परावर्तित किरण ये है, ये कोण भी है 30, ये है परावर्तित किरण पहली वाली, P1 का मतलब पहली परावर्तित किरण, सही है? ये तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कोण कितना? ये टोटल 60 डिग्री। अब हम दर्पण को घुमा रहे हैं, दर्पण को घुमा दिया, लीजिए हमने, दर्पण घूम गया। जब दर्पण को घुमाएंगे तो इसका लंब भी घूमेगा, लंब घूम गया। पहले लंब ये था, अब लंब ये हो गया, क्योंकि दर्पण घूमा तो लंब भी घूम गया। हमने दर्पण को घुमाया है 10 डिग्री, बस 10 डिग्री, तो बताइए लंब कितना घूमेगा? 10 डिग्री घूमेगा, लंब तो 10 डिग्री ही घूमेगा। आपतित किरण ये रही अब, और लंब ये रहा, तो बताइए आपतित किरण और इस लंब के बीच का कोण कितना है? 40 हुआ। जब आपतन कोण 40 है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 40। यहां से फिर 40 अंश के कोण पर ये परावर्तित किरण, ये दूसरी वाली परावर्तित किरण है, सही है? तो बताइए अब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कितना कोण है? 80। यहां से ये बताइए, यहां से यहां तक कितना है? 60, और यहां से यहां तक 80, तो बताइए ये वाला कोण कितना है? 20। परावर्तित किरण कितना घूम गई? आपने दर्पण को कितना घुमाया? दर्पण को घुमाया है 10, तो परावर्तित किरण घूम गई 20, और दर्पण को घुमाऊंगा मैं 20, तो परावर्तित किरण कितना घूमेगी? 40, और यदि दर्पण को घुमाऊं थीटा तो परावर्तित किरण कितना घूमेगी? 2 थीटा, सही है? ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम दर्पण को थीटा कोण घुमाते हैं तो लंब थीटा कोण घूमता है, और जब लंब थीटा कोण
घूमेगा तो आपतन कोण में भी थीटा की वृद्धि होगी और परावर्तन कोण में भी थीटा की वृद्धि होगी, जिसके कारण टोटल जो वृद्धि होती है वो 2 थीटा हो जाती है। क्लियर है? ये तो हुआ पॉइंट। अब तो ये दिक्कत नहीं। अब अगला पॉइंट, देखिए थीटा कोण पर झुके, अगला पॉइंट है थीटा कोण पर रखे या झुके, थीटा कोण पर झुके दो दर्पणों के बीच, दो दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या, थीटा कोण पर झुके दो दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1, 360 बटे थीटा माइनस 1। जैसे दो दर्पण 60 अंश के कोण पर झुके हैं, सही है, इनके बीच में कोई वस्तु रखी हुई है, तो इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो हम कहेंगे n बराबर 360 बटे 60 माइनस 1, 6 बार 6 माइनस 1 5। तो इस फूल के 5 प्रतिबिंब बनेंगे, सही है। अच्छा, अब यहाँ तो पूरा पूरा कट गया। यदि हमारा पॉइंटों में आ जाए, जैसे हम आपसे कह दें कि दो दर्पण हैं, एक दूसरे से 70 अंश के कोण पर झुके हुए हैं, 70 अंश के कोण पर झुके हुए हैं, तो बताइए कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो आपने कहा n बराबर 360 बटे 70 माइनस 1, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 कितना आएगा? 1, 7 एक कम 7, 30, 7 चौक 28 माइनस 1 4 पॉइंट। और यदि आंसर हमारा पॉइंटों में आएगा तो अगला वाला पूर्णांक लिया जाएगा। 4.14 का अगला पूर्णांक क्या होगा? 5, क्योंकि प्रतिबिंब पॉइंटों में तो बनेंगे नहीं, पूरे पूरे बनेंगे, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 5। तो यदि पॉइंटों में आएगा तो जो पूर्ण अंक होगा अगला उसको ले लिया जाता है। क्लियर है? यदि दर्पण एक दूसरे के समांतर हों, दो समांतर दर्पण एक दूसरे के सामने रखे हों, समांतर किरणों के बीच में कोण 0 होता है, सही है। तो इन दो समांतर दर्पणों के बीच में यदि यहाँ पर कोई वस्तु रखी है तो इसके प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटे 0 माइनस 1, 360 पर 0 का भाग कर दें, इन्फिनिटी माइनस 1 तो अनंत आता है। तो दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। ये तो हुआ हमारा समतल दर्पण, ठीक है। इसके बाद शुरू होगा गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण, देखिए समतल दर्पण तो किसी भी कांच की शीट से आप काट के और किसी एक तरफ पॉलिश कर लें, समतल दर्पण बन जाएगा। लेकिन गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले में से काट के बनेगा। कांच का खोखला गोला है, सही है, इस कांच के खोखले गोले में से इतना आपने पीस निकाल लिया, कट कर लिया, और कट करने के बाद इस पर हम पॉलिश कर लें। चूंकि ये गोले किसी खोखले गोले में से किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोल होता है, इसीलिए इसका नाम है गोलीय दर्पण, सही है। इंग्लिश में गोले को कहते हैं स्फीयर,
इसलिए स्फेरिकल मिरर। चूंकि समतल दर्पण में तो आप पॉलिश, क्योंकि दोनों तरफ से समतल है, किसी भी साइड पॉलिश कर लें समतल दर्पण ही बनेगा। लेकिन गोलीय दर्पण में यदि आप पॉलिश अलग अलग साइड करेंगे, इधर करेंगे तो अलग दर्पण बनेगा और इधर करेंगे तो अलग दर्पण बनेगा। अलग अलग प्रकार से दोनों व्यवहार करते हैं। समतल दर्पण में तो आप किसी भी साइड पॉलिश कर लो, दोनों व्यवहार जो है उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि इधर हम पॉलिश करेंगे तो ये अलग प्रकार से व्यवहार करता है और इधर करेंगे तो अलग प्रकार से व्यवहार करता है। तो इस आधार पर कहा गया कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो यदि हम पॉलिश उभरे हुए पृष्ठ पर कर दें, ये पृष्ठ उभरा हुआ है, उभरे हुए पृष्ठ पर यदि हम पॉलिश करें तो यह कहलाएगा अवतल दर्पण, सही है। और यदि पॉलिश दबे हुए तल पर हो, पॉलिश कहां हो, दबे हुए तल पर, तो इसे कहेंगे हम उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इस आधार पर हमारे दर्पण दो हुए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इनमें कुछ पॉइंट हैं। इस दर्पण में यहां से यहां तक पॉलिश हुई है, इतनी दूर से ही तो प्रकाश परावर्तन होगा। इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है इसे कहते हैं ध्रुव, पोल, सही है। इसी प्रकार अवतल दर्पण का भी यहां होगा ध्रुव P। गोलीय दर्पण किसी ना किसी खोखले गोले से काट के ही तो बना होगा। गोलीय दर्पण इस खोखले गोले से काट के बनाए। इस गोले का यहां केंद्र है, सही है। तो इस दर्पण का भी केंद्र यही होगा। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसका भी वक्रता केंद्र किधर आएगा, इसका सेंटर इधर आएगा। और वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या हो गई। और ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली ये सीधी रेखा है, इसमें भी ये सीधी रेखा है, ठीक है। इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और ये सीधी रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जा रही है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। अब बात आती है फोकस की। देखिए, फोकस से पहले यदि आपसे कहें इसका सेंटर है, यहां पर लंब खींचें, किसमें, ठीक है, ठीक है। यदि इस पॉइंट पर लंब खींचने के लिए कहा जाए तो लंब कहां से आएगा, लंब कैसे खींचूं, इस पॉइंट पर, इस गोले के इस पॉइंट पर लंब खींचूं। तो लंब कैसे खींचते हैं, स्पर्शरेखा, यही तो लंब हुआ। इस पॉइंट पर लंब खींचने के लिए कहूं तब भी यहीं से जाएगा, और इस पॉइंट पर लंब खींचने के लिए कहूं तब भी यहीं से जाएगा। यानी कि गोलीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर खींचा गया लंब कहां से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। अच्छा,
और आपको मालूम है जो अभिलंब होता है, अभिलंब के एक और होती है आपतित किरण और अभिलंब के दूसरी ओर होती है परावर्तित किरण। ठीक, ये हमारा है अवतल दर्पण PC। ठीक है, यदि यहां पर एक समांतर किरण आए, समांतर किरण आ रही है, समांतर किरण दर्पण के इस पॉइंट से टकराई, अब परावर्तित होगा क्योंकि दर्पण से तो परावर्तन की क्रिया होती है। तो परावर्तित किरण खींचने के लिए सबसे पहले मुझे क्या खींचना होगा? लंब। सही है, यदि इस पॉइंट पर लंब खींचूंगा तो ये कहां से होकर जाएगा? केंद्र से, केंद्र से यहां है, ये है लंब, लंब हुआ। लंब से जितने कोण पर आपतित किरण होगी लंब से दूसरी ओर उतने ही कोण पर परावर्तित किरण होगी। ये जो परावर्तित किरण है ये मुख्य अक्ष को इस पॉइंट पर काट रही है, इस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस, फोकस बिंदु। यानी कि समांतर किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे फोकस कहते हैं। और ये बात और सुनिएगा, यहां पर ये जो किरण आ रही है, इस अवतल दर्पण ने क्या काम किया? इस किरण को सिकोड़ा है, किधर की ओर? मुख्य अक्ष की ओर। यदि आप दूसरी में यहां से किरण एक और ले लूं, ये भी समांतर है, तो ये कहां से जाएगी? ये भी फोकस होकर जाएगी। यानी किरण आ रही थी इस प्रकार से और परावर्तन के बाद इस तरह हो गई, पास पास हो रही हैं। जो किरणें पास पास होती जाएं उन किरणों को क्या कहते हैं हम? अभिसारी किरणें। अवतल दर्पण किरणों को सिकोड़ रहा है, सही है, अभिसरित कर रहा है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी, अभिसारी दर्पण। ठीक है, तो हम कहें कौन सा दर्पण अभिसारी होता है? तो अवतल दर्पण। इसी प्रकार PC सेंटर, मुख्य अक्ष के समांतर हमने किरण ली एक। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जब किरण यहां पर टकराएगी तो लंब खींचूंगा, तो लंब खींच दिया, ये लंब है। ठीक है, चूंकि ये दर्पण है, दर्पण में प्रकाश किरण आर पर तो जाएगी नहीं, वो तो परावर्तित होगी। और जब यहां पर टकराएगी, लंब से जितने कोण पर आपतित किरण है लंब के दूसरी ओर उतने ही कोण पर परावर्तित किरण होगी। ये परावर्तित किरण हो गई, सही है। अब ये परावर्तित किरण आगे की ओर बढ़ाऊं तो क्या मुख्य अक्ष को कहीं काटेगी? नहीं काटेगी। लेकिन हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो हमें यहां से आती हुई, ये है उत्तल दर्पण का फोकस। ठीक है, तो डेफिनेशन यदि आप फोकस ही कहें तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। अब चूंकि यदि बताइएगा ये समांतर किरण ऐसी आ रही थी, इस तरह निकल गई, यदि यहां पर एक समांतर किरण और लूं, ये कैसे जाएगी? ये नीचे की ओर जाएगी, आ रही थी इस तरह से और टकराने के बाद निकल रही है इस तरह से, फैलती जा रही है, यानी इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। इस प्रकार की किरणों को अपसारी किरणें कहते हैं। ये दर्पण इन किरणों को अपसरित कर रहा है, इसलिए इस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो अपसारी दर्पण कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। अपसारी दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। ठीक है, ये ध्रुव, ये फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल एफ से। ये भी स्मॉल एफ फोकस दूरी है। और याद रखिएगा कि ये रिलेशन फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या और बट्टे
दो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो F बराबर r/2 या r बराबर 2f, r बराबर 2f। क्लियर है? देखिए अब दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, सही है। किस तरह बनाएंगे उसके लिए आपको कुछ पॉइंट पता होने चाहिए। जैसे अवतल दर्पण PFC, ठीक है। यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। निश्चित है ये कि समांतर किरण फोकस से होकर जाती है। यदि मैं यहां पर उत्तल दर्पण बना लूं PFC, यहां समांतर किरण है तो ये फोकस से होकर नहीं जाएगी, क्योंकि आर पार तो निकलेगी नहीं, ये दर्पण है। फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। समांतर किरण फोकस से होकर जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी उत्तल दर्पण में, पहला। दूसरा, PFC, PFC, सही है। यदि प्रकाश किरण फोकस से जाएगी, प्रकाश किरण फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी, और यदि फोकस की ओर जाएगी, फोकस की ओर जाएगी तो समांतर हो जाएगी, सही है। उल्टा है, समांतर है तो फोकस से, फोकस से तो समांतर। यहां समांतर है तो फोकस से, और यदि फोकस की ओर है तो समांतर। और तीसरा, है कि यदि C से जा रही है, वक्रता केंद्र से C से जा रही है तो उसी मार्ग से, यदि देखिए PFC, कल तो क्या वही चित्र बन गया। यहां पर उत्तल PFC वक्रता केंद्र की ओर जा रही है तो उसी मार्ग से, तो C से जाए या C की ओर जाए उसी मार्ग से वापस लौटेगी। तो ये प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं बेसिक, ठीक है। इस पहला है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से किस किस परिस्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनता है, सही है। तो पहला है वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर। यदि वस्तु अनंत पर है, देखिए अवतल दर्पण है PFC, अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं। तो 2 समांतर किरणें ले लें आपस में, सही है। वे 2 समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटेंगी वहां प्रतिबिंब बनेगा। तो एक किरण ले ली हमने F से, एक किरण C से, समांतर है। ये दोनों, एक फोकस से जाने वाली किरण
परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, और सी से जाने वाली किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ये दोनों परावर्तित किरण इस पॉइंट पर कट कर रही हैं, यहां से मुख्य अक्ष पे लंब डाल दें, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर उल्टा, छोटा और वास्तविक। ठीक है। दूसरा पॉइंट, वस्तु सी से दूर हो, वस्तु सी से दूर हो, पी एफ सी, वस्तु सी से दूर है, मान लीजिए यहां पर है कहीं, एक किरण समांतर, सही है, जो हमें 3 किरणें बताई उनमें से कोई सी 2 किरणें ले ली हैं, एक किरण समांतर ले ली, समांतर किरण फोकस से होकर जाएगी, दूसरी किरण कहां से ले लें, वक्रता केंद्र से ले लो, फोकस से ले लो, जहां से आपकी इच्छा करे। आपने कहा वक्रता केंद्र से, तो एक काम करेंगे, वक्रता केंद्र थोड़ा सा यहां पे ले ली वस्तु, चलो सी से दूरी तो लेनी है। अच्छा, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जब ऐसे जाएगी तो इसी मार्ग से वापस लौटेगी। एक तो परावर्तित किरण ये है और एक ये रही, ये दोनों इस पॉइंट पर कट कर रही हैं, इस पॉइंट से डाल दें मुख्य अक्ष पर लंब, ठीक है। ये बना इस वस्तु का प्रतिबिंब। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ होना, सी और एफ के बीच में, सी तथा एफ के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा, छोटा और वास्तविक। तीसरा, जब वस्तु सी पर हो, वस्तु कहाँ हो, सी पर, पी एफ सी,